यानी वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब कि जिससे हमने इस मुल्क को एक फलाई रियासत की तरफ लेके जाना है, वो सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी एहसास की जो टीम है, जिसने 3 साल लगाए सारे मुल्क में डेटा बनाने के लिए कि जिससे हमें पता चले कि हर खानदान जो पाकिस्तान में उनकी क्या हैसियत है, क्या उनके हालात क्या हैं। तो जब तक वो डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज देना और आसान नहीं था, वो अंदाजों पे था। तो अब हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया, इसलिए आज मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम अनाउंस कर सकता हूं। इससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को याद कराना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख में कभी भी माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। यानी खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, कर्जे भी सबसे ज्यादा, सूद भी उन कर्जों पर सबसे ज्यादा देना पड़ा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि जितने डॉलर्स अंदर आ रहे हैं तो बाहर, उसमें तारीखी खसारा, रिजर्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि जो हमें बाहर हमें जो लाइबिलिटीज थी, हमें बाहर पैसे देने थे, जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं था उनको कर्जे देने का। और हम खास तौर पे आज में फिर से हमारा मुल्क शुक्रगुजार है सऊदी अरेबिया का, यूएई का और चाइना का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट नहीं करे। अगर डिफॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा फिर हमें IMF के पास जाना पड़ा, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे अपने लाइबिलिटीज वापस करने पे। तो हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आपको एक चीज समझनी है, 100 सालों में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया। और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासिर हुआ, सारी दुनिया मुतासिर हुई, और खास तौर पे गरीब मुल्क मुतासिर हुए, अमीर मुल्कों में भी गरीब लोग मुतासिर हुए। और इस मुश्किल मरहले में मैं ये बड़े फख्र से आज कहना चाहता हूं कि जो मेरी टीम थी, जो NCOC, जो हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे टॉप डॉक्टर्स थे, जिसमें हमारे सूबे भी शिरकत कर रहे थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शिरकत कर रही थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, जिस तरह हमने फैसले किए और डेटाबेस फैसले किए, और जिस तरह हमने कि एक तरफ खौफ ये था कि अगर कोरोना तेजी से बढ़ती गई तो अस्पतालों में हालात बुरे हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में, अगर पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोग बेचारे बाहर पड़े हुए थे, ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोग पहुंच नहीं सके, ऑक्सीजन, लोग मर जाते थे। तो एक तरफ वो खौफ था, और दूसरी तरफ अगर आप जब लॉकडाउन करते हैं, अपनी माइशत को बंद करते हैं, तो उससे वो सारी माइशत तबाह हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके बीच में जो रास्ता था, जो रास्ता पाकिस्तान ने लिया, इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी, जिस तरह हमारी NCOC ने, जिस तरह हमने फैसले किए। और इसमें बड़ी रिस्क भी थी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया हिंदुस्तान में, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि जी देखिए आप नहीं कर रहे, आपके ऊपर FIR कर देनी चाहिए, लोग मर जाएंगे यहाँ। लेकिन मुझे बड़ा आज फख्र है कि हम वो मुल्क हैं जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया कि वो मुल्क है जिसने चंद मुल्कों में से सबसे बेहतरीन तरीके से इस मुश्किल मरहले से निकला। और इसमें हम अपनी बात तो क्या करें, इसमें वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी है, इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि जिस तरह हमने ये बैलेंस किया। और फिर इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इसने कहा कि पाकिस्तान 3रे नंबर पे वो मुल्क था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से निकल के हालात को नॉर्मल कर लिया। और मुझे फख्र ये है कि आज अगर आप देखें हिंदुस्तान के हालात देखें, जो जिस तरह वहाँ गुर्बत बढ़ी और जिस तरह उनकी इकोनॉमिक
7% पे पहुंच गई। उसमें ज़रा मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इसमें क्या थी। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उनकी माशियत नीचे चली गई, तो उन्होंने 4000 अरब डॉलर खर्च किया अपनी माशियत को डिमांड उठाने के लिए। पाकिस्तान, जिसकी अमेरिका की 33 करोड़ आबादी और हमारी 22 करोड़, हमने टोटल पैसा 8 अरब डॉलर खर्च किया, जिससे हमने अपनी माशियत को बचाया। तो मैं उसमें ज़रा सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या क्या कदम उठाए। हमें सबसे बड़ा खौफ यह था कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कारोबार ठप हो जाए तो लोग बेरोजगार होंगे, और जब लोग बेरोजगार तो गुर्बत बढ़ेगी। तो इसलिए हमने वो जो लॉकडाउन से हम बचते रहे, हमने छोटे लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन वो अपनी बिल्कुल इकॉनमी बंद नहीं की, और हमने खास तौर पे अपनी ज़राअत को बचाया, और हमने किसी स्टेज पे उनको बंद नहीं होने दिया। और दूसरा, हमने कितना ज्यादा बढ़ा है, जो गंदम है वो 8%, ये सब रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और जो पिछले साल हमारी कॉटन फेल हो गई थी, उसमें इस साल 81% ग्रोथ हुई है। और जो इजाफी पैसा गया है हमारे ज़राअत के अंदर, वो 1100 अरब रुपया गया है। और इस साल अब ये समझें कि अगर किसानों का हालात अच्छे हैं, तो कैसे हमें पता चलता है कि किसानों के वहां खुशहाली आई है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड सेल हुई है। और उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया 23% ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि हालात अच्छे, और इंशाअल्लाह जब किसान खुशहाल होता है तो उससे मुल्क की पैदावार बढ़ती है और मुल्क का फायदा होता है। दूसरी चीज जो हमारी हाउसिंग थी, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए किया। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज किया, मुल्क की इंडस्ट्री उठे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में तकरीबन 13% उसमें ग्रोथ हुई है। इसका मतलब मुल्क की दौलत में भी इजाफा, इसका मतलब रोजगार भी ज्यादा। लेकिन मैं और इंडस्ट्रीज बता दूं कि इंजीनियरिंग के अंदर 350% के उनके प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ा, उनका नफा बढ़ा है 350 अरब रुपया। टेक्सटाइल में 163% इजाफा हुआ है उनके प्रॉफिट्स के अंदर। गाड़ियों में 131% इजाफा हुआ है। सीमेंट में 113% इजाफा हुआ है, और ऑयल और गैस में 75% इजाफा हुआ है। जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी है, हमें कैसे पता है कि हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ गई है? तो बिजली की कंजम्पशन में 13% इजाफा हुआ है। और जो हमारा टैक्स है, जो पाकिस्तान की जो सबसे हमें, क्यों हम फंस जाते हैं, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं होती अपने खर्चे पूरे करने के लिए। 37% हमारा टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है। हमारा जो टारगेट है टैक्स का, अल्लाह का खास करम है कि हम उस टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा कम हुआ है पाकिस्तान में। तो हमारे इंडिकेटर्स, अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे चले गए। मैं सिर्फ एक और बड़ी खुशखबरी सुनाऊं कि जो आईटी है, जो नौजवानों के लिए जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, आईटी का, पिछले साल 47% इजाफा हुआ आईटी के अंदर, और इस साल लग रहा है कि 75% हमारी आईटी के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये एक हमारे यूथ के लिए बड़ी खुशाइन चीज है। लेकिन अब मैं जो इशू है उसकी तरफ आना चाहता हूं कि जो महंगाई का मसला है, और महंगाई का वाकई मसला है। और मैं अपने जो हमारे मीडिया में भी लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन का तो खैर हमें पता, उन्होंने तो उनका तो काम है और होना भी चाहिए कि तनकीद करना गवर्नमेंट पे। मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं, और तनकीद से माशरे को फायदा होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूं कि थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है, और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा है, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारे लोगों को के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। तो एक ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है, और मैं अपने जो हमारे नौजवान हैं वो तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूं, उसके मुताबिक एक साल में
50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बताऊं, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज उनकी जो करेंसी है, हम कहते हैं ना हमारा रुपया गिरा है, उनका 35% उनकी करेंसी नीचे गिरी है। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। अब चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 26 साल में सबसे ज्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। गैस के ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मैं फिर से कहता हूं कि हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, अगर तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सारी चीजें हो तो हम और कीमतें नीचे ले जाएं, लेकिन बाहर से भी जो आ रही हैं चीजें, उसमें जरा एक चीज याद रखें कि जो फ्रेट है, जो समुंदर से जो किश्तियों में सामान आता है पाकिस्तान में, 350% फ्रेट के अंदर इजाफा हुआ है। इसमें अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? फिर तेल पे आ जाए। असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। अब तेल, पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। अब जरा वो ये भी जरा देख लें कि हमारे जो साथ मुल्क हैं जिनकी जिधर बल्कि गुर्बत हमारे से भी ज्यादा है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर। बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपए लीटर। पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से जरा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप जरा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। अब आटे के ऊपर आ जाए। आज अगर आप दुनिया की एवरेज निकालते हैं कि दुनिया में एवरेज पे आटा कितने का बिक रहा है, तो आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में उससे आधी कीमत पे आटा बिक रहा है। आज अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से आप मुकाबला करते हैं तो हिंदुस्तान में 83 रुपए केजी पे आटा बिक रहा है और वो बांग्लादेश में भी 83 रुपए, पाकिस्तान में 60 रुपए केजी आटा बिक रहा है। मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि हाँ महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। अब दाल मूंग ये आम आदमी खाता है, इसमें भी देख लें कि हमारे से फिर से ज्यादा गुर्बत है हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में।
हिंदुस्तान में बिक रही है 338 रुपए की केजी दाल मूंग, बांग्लादेश में 334 रुपए की और पाकिस्तान में 162 रुपए की बिक रही है। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बताया कि आप समझ जाएं कि हमारी किधर मजबूरी है। दाल हमें ज्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती है, तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, घी बाहर से, घी की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई है। जो पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें, यानी तो इसके लिए हमने फैसला किया, ये जो अब प्रोग्राम आपके सामने रखने लगा हूं, इस सब चीज को देखते हुए हमने एक आपके सामने प्रोग्राम लाए ताकि आपके ऊपर बोझ ना पड़े और कम से कम बोझ पड़े। बोझ तो खैर पड़ा हुआ है, वो दुनिया का मसला बना हुआ है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये इंशाल्लाह ये सर्दियों के बाद ये दुनिया में ये जो सप्लाई अफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से, ये ठीक होना शुरू होगा, कीमतें नीचे भी आ जाएंगी। लेकिन हम अब आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए तो इसमें आपको 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीजें खरीदेंगे। ये जो हमारा पैकेज है इंशाल्लाह, अगर हमारे जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारे पास अगर अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे तो ये हम मजीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी में ये हम लेके आ रहे हैं। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एहसास का इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं और ये भी सिर्फ और सिर्फ ये 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हो, ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज हम लेके आ रहे हैं वो भी एक पाकिस्तान की तारीख में एक पहली दफा इतना बड़ा प्रोग्राम है, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें। 1400 अरब रुपए कभी पाकिस्तान की तारीख में अपने कमजोर तबके, और कमजोर तबके का मतलब ये है 40 लाख खानदानों के लिए हम लेके आ रहे हैं। 40 लाख खानदानों के लिए हमने ये एक सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ताकि सूद उन लोगों को हम ऊपर उठा सकें। तो उसके अंदर सबसे पहले घर बनाने के लिए सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। ये जो 40 लाख खानदान है, आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे लेके। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर, अपना वो जो भी अपनी जमीन पर इन्वेस्ट कर सके बगैर 5 लाख का। फिर एक खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने सारी खानदान की भी मदद कर सके। इसके साथ कनेक्टेड है कामयाब जवान प्रोग्राम। हमारा जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें अब तक हम कर्जे दे रहे हैं 22,000 नई छोटी छोटी बिजनेस के लिए हमने कर्जे दिए, जिसके अंदर 30 अरब रुपया हम दे चुके हैं। 30 अरब रुपया ये 22,000 लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि ये अगर कोई चीज भी हमारे निचले तबके को, कमजोर तबके को उठा सकता है वो है तालीम। और उसके लिए कभी इतना बड़ा पाकिस्तान में ये हम दे रहे हैं और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर ही। हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर इस बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सूबे भी शामिल है। ये टोटल प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हायर एजुकेशन ये 22,000 बिजनेस के लिए, साथ साथ 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو، کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم، اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈس یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس بڑے پروگرام میں، جس میں صوبے بھی شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایجوکیشن صوبے ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈس، یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ اور آخر میں ہیلتھ کارڈ، میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت ایک خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کے لیے، اسی لیے شوکت خانم بنا تھا۔ وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا، جب میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا، اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی، تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو، تو اس لیے وہ سوچا تھا۔ تو میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا، اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہو اور وہ جا کے کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکے۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا ہے۔ سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم، اور تقریباً ہم کر چکیں گے اس 1-2 مہینے میں۔ اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے دسمبر کے آخر میں۔ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے۔ اور یہ جتنے بھی آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام، اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ، کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں پروگرام، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں، میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں جو مزدور ہیں، جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں، ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں۔ آخر میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کہ بڑی مشکلوں سے ڈیٹا بیس بنایا گیا، اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ، یہ بڑا آسان ہے، جب یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں گے جی گیس بڑی مہنگی ہے، یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں، تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے، لیکن سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس مشکل وقت سے، جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر۔ اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے، میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں، میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا۔ پاکستان پائندہ